Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is confronting marginalization. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है confronting marginalization और ये आपका 6th सेशन है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्ट ऑफ 1989. तो बच्चों हम लोगों ने उसके पहले एक विलेज की स्टोरी के बारे में पढ़ा जिसमें हमने रत्नाम की स्टोरी पढ़ी, राइट? तो उस विलेज की स्टोरी के थ्रू हमें क्या पता चलता है? The discrimination that was done by the powerful caste over the minority groups, right? और इसमें हमने रत्नाम के फैमिली के बारे में पढ़ा who belonged to a Dalit community. और उस पूरे विलेज में once in 5 years क्या होता था? एक फेस्टिवल मनाया जाता था और उसमें देवी को ऑनर किया जाता था और उसी की वजह से जो नेबरिंग विलेजेस में 20 प्रीस्ट हुआ करते थे उनको वहां पे बुलाया जाता था, राइट? और पूरा एक प्रोसीजर था बच्चों जिसमें जो प्रीस्ट आते थे उनके पैर को धोया जाता था और उसी पानी से क्या किया जाता था कि जो भी दलित फैमिली वो परफॉर्म कर रहे हैं वो रिचुअल को, उन्हें उस पानी से नहाना पड़ता था और रत्नाम ने ये रिचुअल करने से मना कर दिया था. एंड दैट इज व्हाई पावरफुल कास्ट ने क्या किया था, जितने भी उस रीजन में पावरफुल कास्ट रह रहे थे उस विलेज में, उन्होंने उसके घर को जला दिया था, राइट? और उसी की वजह से हमने इस एक्ट के बारे में पढ़ा क्योंकि रत्नाम ने इस एक्ट के अंडर क्या किया था? He went to the police, he took the support of the law and he insisted to protect him, to protect his interest. और यही है हमारा एक्ट of 1989. और इस एक्ट का नाम क्या है बच्चों? That is the Prevention or the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act, that is Prevention of Atrocities, जो कि 1989 में फॉर्म किया गया था. और ये क्यों किया गया था? Now this was to protect the interest of the tribal groups, that is the Adivasis and also the scheduled caste, कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं बच्चों जिनके ऊपर वायलेंस हो रहा था, और ये कौन कर रहा था? ये पावरफुल कास्ट के लोग कर रहे थे. तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, है ना? और उसमें आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि इस एक्ट में एक बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट है और मैंने आपको बोला था कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में इस एक्ट के तहत जो भी लिस्ट में पॉइंट्स दिए गए उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, राइट? और लास्ट क्लास में मैंने शॉर्ट में उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस भी किया था. हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे बच्चों, कि अगर कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंगिंग एनी मेंबर, उसके ऊपर किसी भी तरीके का इल ट्रीटमेंट हो रहा है या उसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है बाय द पावरफुल कास्ट, तो पावरफुल कास्ट के लोगों को पनिश किया जाएगा. ऑल्सो विमेन के राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को या उनके रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो आई विल अगेन रिमाइंड यू कि जो एक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ो और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया आप उसे भी देखो. और ये भी याद रखना कि एक्ट कब पास किया गया था. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. Okay, so remember the year, that is 1989. Now let's continue our session here. तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक्ट किसके लिए था? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा. और यहाँ पर जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे आदिवासीज भी आएंगे, है ना? तो आज का हमारा टॉपिक है आदिवासीज डिमांड एंड 1989 एक्ट. The 1989 Act is important for another reason, that is, Adivasi activities refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. आप लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा था बच्चों कि जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में रूल करने आए थे तो उनके टारगेट ग्रुप में आदिवासी ग्रुप भी हुआ किए थे, राइट? तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आदिवासी थे वो पहले कहाँ रहते थे और जनरली वो कहाँ रहते हैं?
तो वो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं और बहुत सालों पहले से उनका वो ट्रेडिशनल लैंड हुआ करता था, राइट? लेकिन अगर हम बात करते हैं इंक्रोचर्स की, तो इंक्रोचर्स में एक तो ब्रिटिश भी थे, उसके अलावा पावरफुल कास्ट के लोग थे, सच एज दी जमींदार्स या फिर जो ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो उनका क्या होता था बच्चों, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर, उन्होंने ट्राइबल ग्रुप को उस लैंड से डिस्प्लेस करना शुरू किया ताकि उस फॉरेस्ट लैंड में वो सारे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके। इसी वजह से ये जो 1989 का एक्ट था बच्चों, ये आदिवासी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस एक्ट को कैसे रेफर किया? दे रेफर टू इट एज टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। जो उनका फॉरेस्ट लैंड हुआ करता था, उनको वापस से ऑक्यूपाई करने के लिए उन्हें लगा कि ये काफी अच्छा एक्ट है। ओके, activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law। तो आदिवासी के क्या डिमांड थे बच्चों, कि जिन लोगों ने भी फोर्सिबली उनके लैंड में इंक्रोच किया है या फिर उस लैंड को यूज किया है और वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया, दूसरे रीजन में जाने के लिए बोला, तो वैसे लोगों को पनिश किया जाए इस एक्ट के तहत। They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली एक पॉइंट लिखा गया है और वो क्या है, that the land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people। तो बच्चों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक साफ साफ लिखा गया है कि जो लैंड ट्राइबल लोगों का है उसे किसी भी तरीके से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है बाय एनी नॉन ट्राइबल पीपल। मतलब कि किसी और खास से बिलोंग करते हुए लोग इस ट्राइबल लैंड को कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा देखा गया था? नहीं। जो भी लोग थे बच्चों, वो अपने पावर को यूज करते हुए वहां पे ट्राइबल लोग जो भी फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे थे उनको डिस्प्लेस करने लगे एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड setting their industries on their land। C.K. Janu, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India। तो एक आदिवासी एक्टिविस्ट है बच्चों, जो कि काफी फेमस एक्टिविस्ट है और उनका नाम क्या है? C.K. Janu। प्लीज रिमेंबर द नेम हियर। ऑल्सो उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया? उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के सबसे बड़े वायलेटर कौन है? सो दिस इज द गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स। क्यों? सो फॉर इट इज दे हु अलाउ नॉन ट्राइबल इंक्रोचर्स इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर मर्चेंट्स, पेपर मिल्स एक्सेट्रा टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड एंड टू फोर्सिबली evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserve or as sanctuaries। तो यहाँ पे आप देखो कि C.K. जानू who is an आदिवासी एक्टिविस्ट, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि सबसे बड़े वॉयलेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बच्चों? तो वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही वो लोग है, गवर्नमेंट में वैसे लोग हैं बच्चों जिनके पास पावर है। और उन्होंने अपने पावर को किस चीज में यूज किया? उन्होंने अपने पावर को ऐसा यूज किया कि उन्होंने अलाउ किया नॉन ट्राइबल इंक्रोचर्स को, मतलब कि डिफरेंट पावरफुल कास्ट के जो लोग हैं उनको उन्होंने अलाउ किया कि उन ट्राइबल लैंड्स में वो जा सकते हैं एंड दे कुड सेट अप देयर इंडस्ट्रीज देयर, राइट, टू एक्सप्लॉइट द ट्राइबल लैंड एंड आल्सो forcibly evict the tribal people from their traditional land। तो वहां पे उस लैंड में जो भी ट्राइबल लोग रह रहे थे बहुत ही साल पहले से, उनको वहां से पहले हटाया जाता था, राइट, और वो फोर्सिबली किया जाता था, राइट, कि यहाँ पे ट्राइबल लोगों का कंसेंट नहीं होता था, उन्हें फोर्सिबली उस लैंड से एविक्ट किया जाता था और उसके बाद उस फॉरेस्ट एरिया को एज अ रिजर्व प्लेस या एज अ सैंक्चुरी घोषित कर दिया जाता था, राइट। Now this was an important point that was pointed out by this Adivasi activist here. Okay, so please keep this in mind here। अब बच्चों एक तरफ हमने बात किया about the Act of 1989, दूसरा important point
जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। अब ये मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये हमारे शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब के टॉपिक से कैसे रिलेटेड है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सो मैनुअल स्कैवेंजिंग refers to the practice of removing human and animal waste or excreta using brooms, tin plates and baskets from dry latrines and carrying it on the head to disposal grounds some distance away. तो बच्चों, कभी भी अगर आप लोग रोड पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि जहां पे वेस्ट को फेंका जाता है, राइट, जो हमारे एरियाज में होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में एक पर्टिकुलर एरिया होता है बच्चों जहां पे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको वहां पे डिस्पोज किया जाता है। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं या फिर आपको लोग दिखते हैं जो कि उन सारे एरिया को क्लियर करते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं बच्चों? तो ये वही मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, और जो ये एक्ट होता है बच्चों, ये जो टास्क होता है बच्चों, उसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। ओके, सो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, राइट, कि जो भी ह्यूमन वेस्ट है या जो एनिमल वेस्ट है बच्चों, उसको ब्रूम्स के थ्रू या फिर टिन प्लेट्स के थ्रू और बास्केट्स के थ्रू उसे रिमूव किया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार रोड पे गटर्स क्लीन करते हुए लोगों को देखा होगा, राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड द मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट। तो यहाँ पर हम मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं बच्चों, जो ये टास्क परफॉर्म करते हैं, ये लोग होते कौन है, ये टास्क किसको परफॉर्म दिया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो मैनुअल स्कैवेंजर इज द पर्सन हु डज द जॉब ऑफ कैरिंग दिस फिल्थ। तो आप लोगों को मैंने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करता कौन है बच्चों? तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग किया जाता है बाय अ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ही इज द पर्सन हु डज द जॉब ऑफ कैरिंग दिस फिल्थ। जो भी एनिमल वेस्ट है, जो भी ह्यूमन वेस्ट है बच्चों, उसको जो डिस्पोज करने का जो टास्क होता है बच्चों, वो किसके द्वारा किया जाता है? एक मैनुअल स्कैवेंजर के द्वारा किया जाता है। Now this job is mainly done by Dalit women and young girls, right? अगर आप ये ऑब्जर्व करो अपने आसपास के लोकेलिटी में, तो आप जनरली देखोगे कि जो स्कैवेंजिंग का टास्क होता है बच्चों, ये जो ह्यूमन या मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं बच्चों, ये कौन होते हैं? They are generally the Dalit women or the young girls who are forcefully asked to do this work. Now manual scavengers are exposed to subhuman conditions of work and face serious health hazards, right? और अगर हम बात कर रहे हैं health hazards की, तो आप देख सकते हो that they are dealing with some subhuman conditions of work and also as a result of this they are facing serious health hazards. क्योंकि इनका काम क्या है बच्चों? तो जितनी भी गंदगी होती है, जो भी एनिमल वेस्ट होता है या ह्यूमन वेस्ट होता है, उन्हें ये क्लियर करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इस गंदगी में आप 10-15 मिनट खड़े हो जाओ तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो आप ये सोचो कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं बच्चों, तो उनका क्या हाल होता होगा, राइट? नाउ दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट देयर आईज, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप क्या समझते हो बच्चों कि जैसे हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हुए जो भी लोग होते हैं, उनको कुछ स्पेसिफाइड टास्क दिया जाता है, या हमारे सोसाइटी में ये जो प्रथा है, लेट्स से एक प्रथा है जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, राइट? अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम से ये पूरे आज के डेट में भी इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो ये काम जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का है, that is done by the manual scavengers, जो ये टास्क करते हैं, and they are generally the Dalit women and young girls. अब आप ये सोचो कि ये टास्क जो है ये सिर्फ दलित को क्यों दिया जाता है? तो हमारी सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम में अगर हम ये पूरा लैडर देखें तो उसमें लोएस्ट रैंक पे कौन आता है बच्चों? हमारे अनटचेबल्स या दलित्स आते हैं। तो ये सोचा जाता है कि जितने भी ऐसे मीनियल टास्क होंगे, मीनियल वर्क होंगे बच्चों, ये किससे करवाया जाएगा? तो दलित से करवाया जाएगा। Now this is one kind of discrimination and this should not be done in our society. Okay?
तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट द डिमांड्स ऑफ आदिवासीज एंड द एक्ट ऑफ 1989, और उसके बाद मैंने आपको बताया अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था पढ़ना? क्योंकि ये जो टास्क होता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का, दैट इज मेनली डन बाय द दलित वुमेन एंड द यंग गर्ल्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप्स हियर। ओके, तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर है बच्चों, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी मैंने आपको वीडियो सेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, और ये पूरे एग्जाम्पल्स को आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़े हैं आपने, या फिर इस दोनों चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा है, please go through that and try to understand the importance of this chapter here. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.